Assalamu alaikum everyone. I hope you people are having a good time. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel PhiCraft. So students, in our last lecture we have started our new chapter, that is work, energy and power, and we have discussed work done, which is basically the applied force multiplied the distance covered in a direction of force. And then when we have also discussed energy, that is basically ability to do work, and then we have discussed the type of energy, which is the chemical energy, and we have discussed that where chemical energy is being utilized, and how we can basically recognize where chemical energy is being used. And now it's time to start our new article, that is another type of energy, elastic strain energy. So let's start. सो स्टूडेंट्स, आपने पेन देखा होगा इसके अंदर छोटा सा स्प्रिंग होता है, एंड ऑब्वियसली जब आप उसको ऊपर से प्रेस करते हैं और देन जब आप उसको रिलीज करते हैं तो वो आपको दोबारा पेन को प्रीवियस पोजीशन पे ले आता है. कुछ इसी तरह वहाँ पे इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी यूज होती है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम रबर बैंड और विद द हेल्प ऑफ सम स्प्रिंग, तो उसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे होते हैं? इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं. इसको हम बाद में जाके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी नाम देंगे, लेकिन अभी जो हम यहाँ पे इस एनर्जी को डिफरेंशिएट करवा रहे हैं बाकी डिफरेंट एनर्जी से, इसका कॉन्सेप्ट या इसका जो बेस है बेसिकली वो यही है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को उसकी फोर्स फील्ड के अगेंस्ट स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है? इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होती है. कैसे पता चला कि इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई? जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं हमें वही एनर्जी, वही इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती हुई नजर आती है, या हमें जो एक ऑब्जेक्ट है वो हमें कुछ वर्क डन करता हुआ नजर आता है. क्लियर स्टूडेंट? तो जहां भी हम चीजों को कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे उसकी वजह से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी. आपको मालूम है ना, डिफॉर्मेशन का हमने आर्टिकल पढ़ा है, तो उस आर्टिकल में सारा का सारा कॉन्सेप्ट किस बेस पे था? इलास्टिसिटी पे था. तो वहीं से कॉन्सेप्ट आपने ये यूटिलाइज करना है कि इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी. स्ट्रेन बेसिकली किसको कहते हैं? चेंज इन लेंथ को कहते हैं. क्लियर हो गया? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये फार्मूला होता है स्ट्रेन का. ए लेवल में आप जाके देख लेंगे. तो यहां पे अभी सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट में चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस करते हो, स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट विद इन द रेंज ऑफ इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक सिटी में रहते हुए वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है, और जैसे ही आप एक्सटर्नल सप्लाई हटाते हो वही ऑब्जेक्ट आपको वर्क डन करके देगा, या आप यूं भी कह सकते हो कि वही एनर्जी किसी और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, शेयर हो जाती है. सो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज because of its condition. Work has to be done to compress or stretch a spring or the elastic material, so energy is transferred to elastic strain energy. So different types हैं. I hope so कि इसका आइडिया आप हो जाएगा आपको. नेक्स्ट एनर्जी की टाइप है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूरा चैप्टर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे जिसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन फिलहाल मैं बस आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आपने 8th क्लास में या 7-8 क्लास में जब भी आपने एक छोटा सा प्रैक्टिकल ज़रूर किया होगा जिसमें आपने एक कॉम से अपने हेयर को ब्रश किया होगा. क्लियर हो गया? अपने हेयर्स को उसके साथ रब किया होगा उस कॉम के साथ, और फिर उसी कॉम से आपने जो पीस ऑफ पेपर है, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर, उनको लिफ्ट किया होगा. सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे ये मैकेनिज्म दिखाया जा रहा है. तो इस टाइम पे जब चार्जेस एट रेस्ट होते हैं तो वो किस तरह से एक दूसरे से रिपल्जन करते हैं, किस तरह से अट्रैक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ये हम इस एनर्जी में पढ़ेंगे, और इसका हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में. सो एनर्जी कैन बी स्टोर्ड बाय चार्ज ऑब्जेक्ट as electrostatic energy. So students, ये अब एक और एक्सपेरिमेंट आपने कभी किया होगा कि विंटर्स में ब्लैंकेट के ऊपर अगर अंधेरा है रूम में, आप जोर जोर से ब्लैंकेट के ऊपर अगर हाथ मारो, हाथ को रब करो, तो क्या होती है? स्पार्किंग होती है. वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है. क्लियर? चार्जेस एट रेस्ट. ये जो आसमान से इलेक्ट्रिसिटी गिरती है, थंडरस्टॉर्म जब होता है, आसमानी बिजली जब जमीन पे गिरती है, ये भी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है. ओके स्टूडेंट्स,
चीजें प्रिंट आउट करते हो, प्रिंट करवाना, फोटोकॉपी करवाना, यहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यूज हो रही होती है स्टूडेंट्स। क्लियर? आपने कभी देखा है ना, वो जो पेपर फोटोकॉपियर मशीन के अंदर से निकलता है वो एक तो गर्म होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो किसी और पेपर के साथ चिपक भी रहा होता है, तो वहां पे ये एनर्जी यूज होती है। इसके बारे में एनर्जी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स हल्की सी बता देता हूं कि जब भी चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो रेस्ट में रहते हुए अपने अंदर क्या स्टोर कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। इन चार्जेस के अंदर कौन कौन से चार्ज होते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये आयंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक हो गया, जैसे आपको यहां दिखाया जा रहा है। अब इतनी डिटेल्स हमने यहां पे नहीं पढ़नी, आपने बस इसको जनरल साइकिल्स का गो थ्रू करना है। तो इंशाल्लाह जब ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल से चीज़ों को देख लेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि किसी हम प्लास्टिक मटेरियल से भी बेसिकली पिक कर लेते हैं डिफरेंट पीस ऑफ पेपर्स को, या क्या ऐसा होता है कि ये थंडर स्टॉर्म में जो आसमानी बिजली जो है ये अर्थ के ऊपर गिरती है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। सेम एज द कॉन्सेप्ट विद दिस सिनेरियो कि आपके पास एक प्लेट है, डिस्पोजेबल प्लेट है। इसी प्लेट को जब इस प्लेट के ऊपर रखा जाता है तो बजाय ये प्लेट ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूव करे, ये अप साइड मूव कर जाती है। क्या रीजन है इसके पीछे? ऑब्वियसली इस प्लेट को किसी चीज से रब किया जाता है, रबिंग होती है, जैसे यहाँ बैलून को रब किया जा रहा है। ये देखिएगा, ये फर एक मटेरियल होता है बेसिकली, एक ऐसे समझ लें जैसे वो जैकेट्स के अंदर जो लगा होता है, इस किस्म का एक मटेरियल होता है। एक कपड़ा सा होता है, उसको रब किया जाता है, जिसकी वजह से इंसुलेटर और कंडक्टर्स के ऊपर भी, इंसुलेटर्स के ऊपर सॉरी, क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब वो कैसे चार्ज आता है, क्यों आता है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे कि चार्ज बॉडी इस वाटर के करीब लाती है, ये वाटर अपनी डायरेक्शन को चेंज करके कुछ इस तरह से कर लेता है। नेक्स्ट एनर्जी की टाइप है स्टूडेंट्स न्यूक्लियर एनर्जी। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, फौरन सुन के आपके जहन में एटॉमिक बॉम्ब का एक कॉन्सेप्ट है वो माइंड में आ चुका होगा। बिल्कुल ऐसे ही है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो कि न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियस के अंदर से जो एनर्जी निकलती है, एक एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को जो निकाला जाता है, याद रखिएगा उसको हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। एक आइंस्टाइन ने एक बड़ी मिस्टेक की थी। आपने आज तक आइंस्टाइन की इन्वेंशंस और डिस्कवरी के बारे में सुना होगा, आज मैं उसकी एक मिस्टेक बता रहा हूं। उसने एक मिस्टेक की थी, उसने एक स्टेटमेंट दी थी, या शायद उसने जानबूझ के ये स्टेटमेंट दी हो ह्यूमंस को तबाही से बचाने के लिए। उसने कहा था ये इम्पॉसिबल है कि आप एक एटम को तोड़ सकते हैं, और सारी की सारी, अब इंसानों की तो फितरत है, उसको तो जिस काम से बेटा रोकोगे वही काम करेगा। तो सारी की सारी जो साइंटिस्ट थे वो किस काम में लग गए? न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने में लग गए, क्योंकि उनको आइंस्टाइन ने उसी काम से रोका था एक स्टेटमेंट देके। और जब फिर एक एटम को तोड़ा गया, उससे एक इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी निकली, और फिर उसको जापान में जो एक वाकया है हिरोशिमा नागासाकी का, वो आप बेहतर जानते हैं। तो जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हुई वहाँ पे वो आपके सामने, ठीक हो गया। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कराची में हमारे पास एक है कंपनी जो कि बेसिकली न्यूक्लियर रेडिएटर से क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ठीक हो गया। ये इस मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनमें एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक हो गया। तो जो डैम्स वगैरह होते हैं उनमें यहाँ देखिएगा सिर्फ ये फंक्शन सेम होता है। ये डैम टर्बाइंस होती हैं, इन टर्बाइंस को रोटेट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हम टर्बाइन को किस तरह रोटेट करवा रहे हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू। क्लियर हो गया। वहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, और फिर वही एनर्जी आगे हम यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। इसके बाद एनर्जी की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और इस इंटरनल एनर्जी को आप ज़्यादातर थर्मल फिजिक्स, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें आप इसका कॉन्सेप्ट देखते हो। इंटरनल एनर्जी है क्या? मैं सिंपल सा एक केस बता देता हूँ आपको स्टूडेंट्स के, जब भी आप गैसेस को एक चेम्बर के अंदर इनक्लोज करते हैं, ये आपने इनक्लोज कर दिया, अब ऑब्वियसली इसके अंदर गैसेस हैं, ठीक हो गया, और ये उसके छोटे छोटे क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इन मॉलिक्यूल्स की रैंडम मूवमेंट है, ये एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। और ये प्रेशर हमें कहाँ नजर आता है? प्रेशर कुकर में भी नजर आएगा। जब आप उसको हद से ज्यादा हीट करते हो, स्टीम इकट्ठी हो जाती है,
अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो ब्लास्ट कर जाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि आपने एक गैस को अंदर इनक्लोज किया है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये रैंडम मूव कर रहे हैं स्पीड से, कोई इधर टक्कर मार रहा है, कोई इधर टक्कर मार रहा है, कोई इधर टक्कर मार रहा है, कोई यहाँ टक्कर मार रहा है, ये रैंडम मूवमेंट है। ऑब्वियसली ये मूव कर रहे हैं तो इनके अंदर एक एनर्जी है जिसको एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये अभी हम पढ़ने लगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। क्लियर हो गया? काइनेटिक एनर्जी बेटा ड्यू टू मूवमेंट होती है। क्या होती है? ड्यू टू मूवमेंट होती है। क्लियर हो गया? ओके। इन मॉलिक्यूल्स, इन एटम्स के अंदर एक और भी एनर्जी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है और साइडों पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऑर्बिट्स में, इसी तरह एक करीब एक और एटम पड़ा है और इसके शेल्स में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इन एटम टू एटम कुछ अट्रैक्शन और कुछ रिपल्जन देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? ये जो रिपल्जन और अट्रैक्शन है इसकी वजह से यहां पे कौन सी एनर्जी क्रिएट होती है स्टूडेंट्स? यहां पे क्रिएट होती है पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। क्लियर हो गया? अब जब ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का अगर आपको इफेक्ट देखना होगा तो इसको हम कहेंगे कि बेसिकली ये क्या है, ये इंटरनल एनर्जी है किसी भी एक चैम्बर के अंदर गैस। क्लियर हो गया? सो इंटरनल एनर्जी को किस तरह डिफाइन करते हैं? इट इज बेसिकली द माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। किस किस वजह से स्टूडेंट्स? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब काफ़ी माइक्रोस्कोपिकली डेप्थ की बात करें, मतलब माइक्रोमीटर हो गया, 10⁻⁻⁶ मीटर में जाके देख रहे हो, -9 मीटर में जाके देख रहे हो, वहाँ पे जो आपको इनका इफेक्ट नज़र आ रहा है उनकी बात करें। क्लियर हो गया? किस किस का इफेक्ट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, आप जब हीट करोगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो, ये लो टेम्परेचर पे इसकी मूवमेंट है स्टूडेंट्स, ये हाई टेम्परेचर में मूवमेंट है। ये चेक कीजिएगा, ये क्या है? ये लो टेम्परेचर में मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की। देखिए कैसे स्लो स्लो मूव कर रहे हैं। और यही हाई टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स मूवमेंट है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक तो केस बेटा हो गया ये कि जिसमें आपने एक गैस चेंबर के अंदर मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा किया और उनकी आपने इंटरनल एनर्जी की बात की। एक ये है कि आप जब भी अपने हैंड्स को रब करते हो, ऐसे रब किया तो आपको क्या प्रोड्यूस हुई? यहाँ पे आपको क्या फील हुई कि ये एरिया आपका हीट अप हो गया, इसी तरह ये एरिया भी हीट अप हो गया। तो जब भी आप दो सरफेसेस को आपस में रब करते हो या रब होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फोर्सेस के चैप्टर में, कि जब भी दो सरफेस को रब करते हैं तो चूंकि सरफेस स्मूथ नहीं होती, जब उनको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, वो आपस में उनके छोटे छोटे जॉज से निकले होते हैं, रफ सरफेस होती है, वो आपस में इंटरलॉक होती है जिससे फ्रिक्शन जनरेट होती है। और जब आप हमेशा फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करते हो, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में काम करते हो, तो बेसिकली आप उन दो सरफेस की इंटरनल एनर्जी को राइज कर रहे हो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आपने छोटी छोटी बातें देख ली, और फिर कंडक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन क्या होती है, रेडिएशन क्या होती है। आई होप सो ये आपको पता होगा, नहीं तो इंशाल्लाह हम थर्मल फिजिक्स में ये काफी डिटेल से देख लेंगे। सो आपने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा? ये फार्मूला लिख लेना, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से जितना वर्क डन होता है वो बेसिकली उन दो सरफेस की इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट होता है। इसका मतलब है वहां पे टेम्परेचर राइज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी को हम बहुत ज़्यादा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हमने नहीं देखा, हमने सिंपल सी बात की, जितना लिखा था इतना ही डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में थर्मल फिजिक्स में काफ़ी हम डिटेल से इंशाल्लाह देख लेंगे। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि आपको इसका फॉर्मूला पता चल गया इंटरनल एनर्जी का, इसके साथ साथ आपको डेफिनेशन पता चल गई, कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो इतना काफ़ी है। ओके जी, नेक्स्ट एनर्जी जो कि मेन एनर्जी है स्टूडेंट्स, और इस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक सेपरेट लेक्चर में हो ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर सुनिएगा, उसमें हम काइनेटिक एनर्जी को डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह।